आप सबका अपना चैनल सीजी शिक्षा में स्वागत है। ठीक है, जैसा कि हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड देख रहे थे, जिसका हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देख लिए हैं। उसमें आप लोगों के इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आपका जो भी काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इसको देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे उसके आगे का पोर्शन को। ठीक है, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो आपका चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्लियर? तो आज का हमारा शेड्यूल है, जैसे कि सबका शेड्यूल रहता है, आज का हमारा ये शेड्यूल है। क्लियर? एट फर्स्ट हम लोग देखेंगे पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश, नाउ सेकेंड कूलॉम्स लॉ, नाउ थर्ड यूनिट चार्ज एंड फोर्थ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। क्लियर? तो चलिए देरी नहीं करते हैं, हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? एट फर्स्ट बिंदु आवेश, नाम से स्पष्ट है, देखिए ना, बिंदु आवेश। यदि दो आवेशित पिंडों की विमाएं उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है तो उन आवेशों को बिंदु आवेश कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि यदि दो आवेशित पिंडों की विमाएं, ठीक है, दो आवेशित पिंडों मतलब वो आवेशित है, मतलब उसमें चार्ज है, ये तो प्लस चार्ज है तो माइनस चार्ज है। ठीक है, आवेशित मतलब वो दो चार्ज है, चार्ज अवस्था में दोनों, ठीक है, कि विमाएं उनके बीच की दूरी की तुलना में क्या हो, नगण्य हो। क्लियर? जैसे यहाँ पर आपका एक रूम है, यहाँ पर एक कण है, यहाँ पर एक आपका कण है, इस तरीके से यहाँ पर भी आपका एक कण है। ये कण कितना छोटा है, देखिए इन कण जितने छोटे हैं इनकी तुलना में देखिए इनके बीच की दूरी देखिए कितना बहुत बड़ा है। ठीक है, और ये कण क्या है आपका, छोटा है। तो उनके कण के दोनों के कण के तुलना में उनके जो बीच की दूरी है वो बहुत बड़ा होगा, तब हम उसको यहाँ पर ये मान सकते हैं कि वो क्या है, आपका बिंदु आवेश है। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक रूम है, रूम के एक कोने में कुछ पड़ा है छोटा सा, कोई धूल का कण है, दूसरा कोई छोटा सा धूल का कण है, या कोई भी चीज़ है। ठीक है, और उनके बीच की दूरी, ठीक है, उन वस्तुओं का आकार से क्या है, आपकी बड़ी है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, बिंदु आवेश बोलेंगे। क्लियर? और इसी बिंदु आवेश का उपयोग हम लोग आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है कूलॉम्स लॉ, उसमें हम लोग प्रयुक्त करेंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं कूलॉम्स लॉ। ठीक है, ये है भाई, आप लोग देख लीजिए, इसका पिक को पहचान लीजिए, पिक देख कर ही तो आप पहचानते हैं ना, ये आपका कूलॉम भाई है ना, याद रखिए, ये आपका कूलॉम भाई है, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ल्स वेस्टिन कूलॉम। ये है आपका कूलॉम भाई। ठीक है, ठंडी माह में फ़ोटो खिंचाया था शायद ये, इसलिए जैकेट पहना हुआ है। क्लियर? तो कूलॉम्स लॉ को देखते हैं। तो कूलॉम्स लॉ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले हम लोगों को ये बता देता हूँ, जो आपका कूलॉम का नियम है ना, ठीक है, कूलॉम का जो नियम है वो क्या है, जान रहे हैं? जैसे कि आप लोग 11th क्लास में पढ़े थे भाई, 11th क्लास में क्या पढ़े थे आप लोग, द्रव्यमान वाला पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर 11th क्लास में दो द्रव्यमानों को लेकर के एक नियम दिया गया था ना। ठीक है, दो द्रव्यमानों को लेकर के एक नियम दिया गया था। पहला द्रव्यमान है आपका m1, दूसरा द्रव्यमान क्या है, m2 है। ठीक है, इनके बीच की दूरी है आपकी r, और इस पर एक आपका बल लग रहा है आपका F। क्लियर? तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि जब दो द्रव्यमानों का जब दो द्रव्यमान होते हैं, ठीक है, उनके परिमाणों का गुणनफल उसके बल की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब A प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। ये पढ़े थे आप 11th क्लास में। क्लियर? 11th क्लास में ये पढ़े थे कि दो द्रव्यमानों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होते हैं, ये अनुक्रमानुपाती होती है। और एक पढ़े थे कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r², और उनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होती है, आपकी व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो कूलॉम भी सोचने लगा कि जब जो आपका न्यूटन है वो आपका दो द्रव्यमानों को लेकर के एक द्रव्यानुपाती का नियम दे सकता है, तो क्यों ना मैं दो आवेशों के लेकर के एक आवेश से संबंधित एक नियम क्यों ना प्रतिपादन कर दूं। ये भी सोचने लगा, जस्ट उसका कॉपी कर रहा है ना, यहाँ पर देखो जीरोक्स कॉपी आपका होता है ना, वो बस कॉपी कर रहे हैं यहाँ पर। ये भी भाई आपने मार्केट गया, मार्केट से उठा करके ले आया भाई, एक आवेश Q1, दूसरा आवेश उठा कर ले आया आपका Q2। क्लियर? जस्ट इसका कॉपी कर रहा है। ये भाई साहब क्या किया था, इनके बीच की दूरी को क्या माना था, r। ये भी पीछे रहने वाला नहीं था, ये भी मान लिया इनके बीच की दूरी को r। ठीक है, अब ये बोल रहा है भाई साहब, ये क्या बोल रहा था कि इस पर क्या बल लग रहा है, F बल लग रहा है, तो ये भी उसी को कॉपी कर लिया, इस पर भी आपका F बल लग रहा है। क्लियर? ये भाई साहब क्या बोल रहे थे कि
दोनों द्रव्यमानों के परिमाणों के गुणनफल की ये क्या होती है, बल अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये यहाँ पर दो आवेश लिए है, तो इसके क्या हो जाएगा कि ये दोनों आवेशों के, ठीक है, परिमाणों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। जस्ट यहाँ पर देखिए कॉपी कर रहा है ना, कॉपी करने का काम कर रहा है। इसको इसने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, तो ये भी पीछे रहने वाला नहीं था, ये भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड है, क्या बोल रहा था जो न्यूटन भाई साहब है, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये भी कर रहा है उसी का कॉपी, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ये भी भाई दे दिया था आपको इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब ये जो न्यूटन भाई साहब है इसने क्या किया, दोनों को मिला करके लिख दिया F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2/r²। क्लियर। तो ये भी कर रहा है भाई, जब तू लिख सकता है दोनों को मिला करके तो मैं क्यों नहीं लिख सकता, ये भी कह रहा है F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। क्लियर। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल आ गया तो उसको हटाने के लिए आपका कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा। तो ये भाई साहब क्या किया, F इक्वल टू हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हट गया तो यहाँ पर आपका आ गया कांस्टेंट G m1 इंटू m2/r²। यहाँ पर भी ये भी प्रोपोर्शनल, ये भी भाई साहब हटा दिया, उसने G लिया है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। ये क्या किया, F इक्वल टू हो गया K इंटू Q1 Q2/r²। क्लियर। यहाँ पर ये G है आपका गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक है, जहाँ पर जिसका मान सदैव 1 होता है। अब यहाँ पर तो ये ले लिया, लेकिन ये बेचारा भाई K ले करके बहुत बड़ा गलती कर दिया। यहाँ पर K लिया जैसे कि बेचारा यहाँ पर फंस गया, क्योंकि K लिया था तो इसका मान हर माध्यम में अलग अलग आता था, उसका मान तो सेम आता था एक एक करके। तब ये K का प्रयोग करते करते गया, ठीक है। फिर लास्ट में इसको पता चला कि जो आपका K होता है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। माध्यम की प्रकृति के मापन पर आपका क्या करता है, निर्भर करता है। क्लियर। तो इसी को आज हम लोग देखेंगे अच्छे से कि न्यूटन भाई साहब ने दो द्रव्यमान को लेकर के ये नियम बनाया था, उसी को आगे आपका कूलाम भाई ने दो आवेशों को लेकर के एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसको हम लोग बोलते हैं कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। इन्होंने इसको जो आपका एंथन तुला होता है उसी को लेकर के एक नियम प्रतिपादन किया था। क्लियर। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इसी को आगे, कूलाम का नियम, ठीक है। तो इस कूलाम के नियम को हम लोग परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो कूलाम का नियम है, दो बिंदु आवेशों के, ठीक है, दो बिंदु आवेशों के ना, दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य। क्लियर। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, क्या बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। इसको तो पहले बता दिया हूं कि आकर्षण कब होता है, प्रतिकर्षण कब होता है, ठीक है। तो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के, उन दो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। गुणनफल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तथा उनके बीच की दूरी की ना, तथा उनके बीच की दूरी की, तथा उनके बीच की दूरी की, तथा उनके बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। इस नियमानुसार तो नियम क्या बोल रहा है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होती है, उनके बीच की दूरी की वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर। तो चलिए इसके लिए हम लोग व्यंजक का निर्माण करते हैं। इसके लिए हम लोग देखते हैं व्यंजक। तो चलिए, माना कि दो बिंदु आवेश ना, यहाँ पर माना कि दो बिंदु आवेश, माना कि दो बिंदु आवेश, माना कि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है तथा इनके बीच की दूरी, तथा इनकी बीच की दूरी। क्लियर। दो आवेशों के बीच की दूरी ना, किसकी, दो आवेशों के बीच की दूरी, तथा इनकी बीच की दूरी,
इनकी बीच की दूरी r है, इन पर लगने वाला बल क्या है, F है, इन पर लगने वाला बल F है, तब कूलाम के नियमानुसार, तब कूलाम भाई के नियमानुसार देखेंगे, तब कूलाम के नियमानुसार, उसी के नियम के अनुसार से चल रहे हैं ना, इसलिए हम यहाँ पर बोला जा रहा है नियमानुसार। तो चलिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, दो बिंदु आवेश ले लेता हूँ। पहला मेरा बिंदु आवेश है आपका Q1, दूसरा बिंदु आवेश है मेरा Q2। इनके बीच की दूरी है आपकी R, इनके बीच की दूरी क्या है R। इस पर आपका बल क्या लग रहा है भाई, F, इस पर बल क्या लग रहा है आपका F। क्लियर। तो नियमानुसार क्या बोला जा रहा है, पहला नियमानुसार ये बोला गया है, क्या बोला गया है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। जो बल होता है वह दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब यहाँ पर हम लोग A प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड में ये बोला गया कि दोनों बिंदु आवेशों की बीच की दूरी है आपकी R, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू 1/r², इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। चलिए समीकरण 1 व 2 को हम लोग मिला करके लिखते हैं, दोनों को मिला देते हैं भाई, एक साथ कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 को सम्मिलित रूप से लिखने पर या मिला करके लिखने पर लिख सकते हो, या समीकरण 1 व 2 से शॉर्ट फॉर्म में आप लोग लिख सकते हो। क्लियर। तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r², ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आपका कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा F इक्वल टू हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2/r², ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। जहाँ पर K आपका माध्यम की प्रकृति के मापन पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो पहला हम लोग इसको देख लेते हैं SI पद्धति में। ठीक है। SI पद्धति में आपका जो K का वैल्यू होता है वो होता है 1/4πε0 होता है ये ना, और इस इतने का वैल्यू होता है 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। क्लियर। तो चलिए इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 पे। तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r², ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 5 SI पद्धति में। यहाँ पर आप लोग 1/4πε0 की जगह में 9 इंटू 10⁹ भी रख सकते हैं। कब की स्थिति में, जब यहाँ पर ये माध्यम वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो। क्लियर। वायु या क्या हो, निर्वात हो। दूसरा, जब वायु निर्वात के अलावा ये इसका जो माध्यम हो वो दूसरा हो, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका K का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू εr हो जाएगा ये। क्लियर। तब यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसके जगह में वैल्यू को रखेंगे तो 1/4πε0 इंटू εr और Q1 Q2 बाय क्या हो जाएगा आपका r², ये हो जाएगा। क्लियर। कब की स्थिति में, जब हम लोग माध्यम की दूसरी माध्यम की प्रकृति लेंगे वहां पर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, K का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू εr होता है आपका, 1/εr होता है। क्लियर। तो ये माध्यम की प्रकृति पर क्या करती है, निर्भर करती है। इसको हम लोग अगर CGS पद्धति में देखें, किसमें देखें, CGS पद्धति में, यहाँ पर इसको हम लोग देखेंगे अगर किसमें, CGS पद्धति में। आपका तो K का वैल्यू होता है आपका 1, तो उसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका F इक्वल टू था K Q1 Q2 बाय क्या था आपका r²। तो यहाँ पर हो जाएगा F इक्वल टू Q1 इंटू Q2/r² हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर हम लोग इसको CGS पद्धति में अगर ये K इक्वल टू 1 हो गया, अब इसको हम लोग वायु निर्वात का अलावा एक और माध्यम में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका εr आ जाएगा, जैसे यहाँ पर मैं बता रहा था इस कड़ी में। क्लियर। तो ये था आपका कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट है इसके बाद हमारा वो क्या है आपका परावैद्युतांक। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं आपका परावैद्युतांक। ठीक है। तो यहाँ पर परावैद्युतांक जाने से पहले आपको जैसे कि यहाँ पर बताया था, मैं क्या बताया था, बिंदु आवेश बताया था, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एकांक आवेश को। ठीक है, कि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका एकांक आवेश।
यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, सजातीय आवेश मतलब समान आवेश, प्लस प्लस माइनस माइनस, सजातीय आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेश में क्या होता है, आपका आकर्षण होता है। तो यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, परिमाण में बराबर रहेंगे लेकिन ठीक है, सजातीय आवेश बोल दिया मतलब प्लस प्लस ही तो माइनस माइनस, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाएगा। प्रत्येक आवेश क्या कहलाएगा भाई, एकांक आवेश कहलाएगा। ठीक है, इसका भी एसआई पद्धति में जो आपका मात्रक होता है वो होता है आपका कूलाम ही होता है। इसका जो मात्रक होता है आपका क्या होता है भाई, कूलाम होता है, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं ना, सी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कूलाम आपका बड़ा मात्रक है, ठीक है, तो इसके लिए आपका छोटा मात्रक प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो कूलाम। क्या बोलते हैं, माइक्रो कूलाम। क्लियर। अब इसी के जैसे एक और होता है आपको, जैसे ये तो एसआई पद्धति में हो गया, एसआई में देख रहे हैं, इसी को हम लोग अगर सीजीएस में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु निर्वात में 1 सेंटीमीटर, इसके जगह में आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 1 सेंटीमीटर एक डाइन बल से प्रतिकर्षित करें। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की जगह हो जाएगा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को एक डाइन के बल से क्या करे, प्रतिकर्षित करे, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाएगा। कब की स्थिति में, सीजीएस पद्धति में। क्लियर। तो यह था आपका एकांक आवेश। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखते हैं परावैद्युतांक। क्या देखेंगे इसके बाद हम लोग, परावैद्युतांक। तो उससे पहले आपका जो कूलाम के नियम की सीमाएं है थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। तो कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, मतलब बिंदु आवेशों के लिए ये क्या होगा, लागू होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होगा, मतलब यह गतिशील आवेशों के लिए लागू नहीं होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पर जो आपका आवेश है वो केवल स्थिर है, इसलिए यह स्थिर आवेशों के लिए क्या है, सत्य है। थर्ड पॉइंट है, यह नियम अधिक दूरियों के साथ साथ परमाणु स्तर की दूरी 10 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य है ना, मतलब 10 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य है, ज्यादा के लिए ये क्या है, सत्य नहीं है। तो 10 मीटर से कम दूरियों पर नाभिकीय बलों की प्राधान्यता के कारण यह नियम अनुपयुक्त हो जाता है। क्लियर। तो ये थे आपके कूलाम के नियम की सीमाएं। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग परावैद्युतांक। यह है आपका परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वायु या निर्वात में, किसमें, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल, क्या, बल, और किसी माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे उन्हीं दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। जैसे यहां पर मैं मान लेता हूं ना, माना कि दो बिंदु आवेश हैं, यहां पर माना कि दो बिंदु आवेश हैं भाई, क्या आवेश है, दो आवेश, बिंदु आवेश, आपका Q1 है और Q2 है, इनके बीच में आपका बल क्या लग रहा है, F बल लग रहा है। इनके बीच की दूरी क्या है, R है, इनके बीच की दूरी क्या है, आपका R है। तब कूलाम के नियमानुसार हम लोग क्या पढ़े थे, F इक्वल टू पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाय R²। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसकी माध्यम की जो निर्वात की जो विद्युतशीलता है आपका एप्सिलॉन R हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर F डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाय R²। यह हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। जब आपकी निरपेक्ष जो विद्युतशीलता है यहाँ पर वायु निर्वात की, वो है आपका एप्सिलॉन R। समीकरण 1 को 2 से भाग दे देते हैं भाई, समीकरण 1 को 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका LHS बाय LHS, RHS बाय RHS। तो यहाँ पर ये तो कर जाएगा आपका, क्या बचेगा, एप्सिलॉन R। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा आपका, एप्सिलॉन R। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता और वायु निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। क्लियर। आप लोग ये भी बोल सकते हो कि माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता बाय वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। ठीक है। प्रत्येक पदार्थ के परावैद्युतांक 1 से अधिक होती है, 1 से कम नहीं होती है। क्या होती है, 1 से अधिक होती है।
और आपका जो धातु होता है उसका परावैद्युतांक आपका अनंत होता है। इस चीज को याद रखिएगा, जो आपका धातु होता है उसका आपका धातु का परावैद्युतांक, धातु का परावैद्युतांक, धातु का परावैद्युतांक क्या होता है? अनंत होता है। और प्रत्येक पदार्थ का परावैद्युतांक, प्रत्येक पदार्थ का ना, क्लियर, प्रत्येक पदार्थ का परावैद्युतांक 1 से अधिक होता है। प्रत्येक पदार्थ का परावैद्युतांक 1 से अधिक होता है, 1 से क्या होता है? अधिक होता है, क्लियर। इसमें आप लोग एम्बर का, किसका? एम्बर, एबोनाइट, इसके बाद बहुत सारे हैं, इसको आप लोग सारणी के माध्यम से याद कर सकते हैं, क्लियर। जैसे कि एम्बर का होता है 2.8, एबोनाइट का होता है आपका 2.8, क्लियर। तो आई होप आप लोगों को ये परावैद्युतांक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कूलाम के नियम के महत्व, इसके बाद हम लोग देखते हैं कूलाम के नियम का महत्व, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कूलाम के नियम का महत्व। यह नियम अत्यधिक लंबी दूरियों से लेकर के परमाणुीय आकार की दूरियों जैसे 10⁻⁻11 मीटर व नाभिकीय दूरियों 10⁻⁻15 मीटर तक लागू होता है, जिसके कारण खगोलीय पिंडों व परमाणु की कक्षा में गति करने वाले इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के कारण लगने वाले बल की गणना सफलतापूर्वक की जाती है, क्लियर। सेकेंड है, इस नियम की सहायता से आवेशित निकायों के मध्य लगने वाले बल की प्रकृति जैसे आकर्षण है कि प्रतिकर्षण, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो यह है आपके कूलाम के नियम का महत्व। तो आज हम लोगों ने देखा बिंदु आवेश, कूलाम का नियम, एकांक आवेश, परावैद्युतांक। तो आज का क्लास हम लोग यही वर्क करते हैं। नेक्स्ट डे में हम लोग देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप, बहुल आवेशों के कारण लगने वाले बल, क्लियर। तो आज का क्लास हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।